नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग खरे आज आपसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर बात करूंगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन उठाकर देखते हैं, चाहे वो MPPSC हो, चाहे मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर अदर व्यापम के एग्जाम हो, तो उसमें आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। कहा जाए तो सभी जो टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के मंदिर, मध्य प्रदेश की चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य जो भी प्रचलित हैं, या जनजातियों के जो भी लोक नृत्य, लोक नाट्य या जो परंपराएं प्रचलित हैं, उसके बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हमको किस तरीके से विभाजित करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हमने इन 3 भागों में इस तरीके से विभाजित किया है, जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की शिल्प कला, मध्य प्रदेश की चित्रकला, इसके बाद मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो कला के विकास के लिए जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की कला संस्थाएं, इसके बाद मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का साहित्य है और मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो मध्य प्रदेश में जो कवि हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पर्व, त्योहार और मेले, जिससे आपने देखा होगा कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर ये जो टॉपिक है मेले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अक्सर पूछा जाता है कि ये मेला कहाँ पर लगता है, ये कहाँ पर लगता है, तो हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद है यही एक टॉपिक ये है मध्य प्रदेश की बोलियां, इस पर भी हमको बात करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में हम मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, शिल्प कला, चित्रकला, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, कला संबंधित संस्थाएं, कला संबंधी पुरस्कार, साहित्य एवं साहित्यकार, पर्व, त्योहार, मेले और बोलियां, इतना हमको मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में पढ़ना है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में अगर हम देखेंगे तो स्थापत्य कला को भी 3 प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले आएगा मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला। इसके बाद आएगा स्तूप स्थापत्य कला, इसके बाद आएगा गुफा स्थापत्य कला। अगर हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन से मंदिर, अगर हम मंदिर की बात करें तो कौन से मंदिर किस तरीके से बनाए गए, कौन सी शैली में बनाए गए हैं। जैसे कि शैली में हम बात करें तो हमने जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें हम पढ़ते हैं कि शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक होती है नागर शैली, इसके बाद होती है द्रविड़ शैली, बैसर शैली। तो मध्य प्रदेश में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, तो हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो मेजर मंदिर हैं उनका निर्माण नागर शैली में हुआ है। अब नागर शैली क्या होती है, तो हम नागर शैली की विशेषताएं देखेंगे। तो नागर शैली जो होती है स्थापत्य में हम देखेंगे नागर शैली, नागर शैली। तो नागर शैली के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आकार क्या है, स्वरूप कैसा है, किस प्रकार निर्मित है, ये जो इसके फैक्टर हैं या विशेषताएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो नागर शैली में हम देखेंगे, नागर शैली की जो मुख्य विशेषता होती है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसका जो शीर्ष होता है या बोलेंगे शिखर जो होता है
वो होता है मधुमक्खी की पेटिका के आकार। ये शिखर होता है। इसके बाद शिखर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलेंगे कि ग्रिड पद्धति पर आधारित होता है। ग्रिड पद्धति या बोलेंगे वर्गाकार। इसके बाद होता है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, जहां पर मूर्ति विराजमान होती है। अगर हम नागर शैली में देखेंगे तो नागर शैली में हमको यही देखना है कि उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका शिखर कैसा बनता है मंदिर का। उसके बाद शिखर के नीचे वाला जो पोर्शन बोलता है, भवन जो होता है, वो किस तरीके का बनेगा। और उसके बाद कहां पर मूर्ति विराजमान होती है उसको क्या बोलते हैं। तो जहां पर मूर्ति विराजमान होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। उसके ऊपर वाला पोर्शन उसे ग्रिड पद्धति पर आधारित होता है जो वर्गाकार होता है। और शिखर होता है जैसे जो मधुमक्खी की पेटिका के आकार का शिखर होता है। अभी हम उसका डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। अगर हम स्थापत्य कला में देखें तो सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर का खजुराहो का जो मंदिर है वो 11वीं सदी ईसा पूर्व में चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। 11वीं सदी ईसा पूर्व में चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। और मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला का एक विशेष और अनूठा उदाहरण अगर हमको देखने को मिलता है तो वो खजुराहो के मंदिरों में मिलता है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल यही है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे जब मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में हमको डिटेल में पूरा बात करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसमें मेजर देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो खजुराहो के मंदिर में हम देखें तो ये 11वीं सदी ईसा पूर्व में निर्मित है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था और ये नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में निर्मित है। अब अगर हम यहाँ पे समझें कि खजुराहो के मंदिर, तो आपने देखे होंगे कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस तरीके से स्लोप में बड़ा मंदिर, फिर छोटा मंदिर, फिर उससे छोटा मंदिर, इस तरीके के स्लोप में बनते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं किस तरीके से रहता है। यहाँ पर ये होता है, इसको बोलेंगे हम कलश, जो कि सबसे शीर्ष पर होता है। ये इसके नीचे होता है, देखा होगा आपने, कलश के जस्ट नीचे एक लगा रहता है गोल सा, उसको हम बोलते हैं आमलक। इसके बाद ये होता है शिखर, इसके नीचे ये होता है गर्भगृह। यहां पर मूर्ति विराजमान है, ठीक है। ये गर्भगृह, मूर्ति विराजमान। इसके बाद यहां पर एक थोड़ा सा अंतराल रहता है, इस तरीके से स्तंभ आकृति का, इसे हम अंतराल ही बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतराल। इसके बाद अगला जो यहां पर एक मंदिर बना रहता है इस तरीके से, ये इसको हम बोलते हैं उरुश्रंग। ये जो मीनार आकृति का जो पोर्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे उरुश्रंग और ये रहेगा अंतराल। इसके बाद एक और छोटा मंदिर बना रहता है, इसके बाद एक और छोटा मंदिर बना रहता है। ये वाला जो मंदिर होता है इसको हम बोलते हैं मंडप और ये वाला जो मंदिर होता है इसको हम बोलते हैं अर्ध मंडप। बाकी चीजें सेम रहती हैं, इसमें भी यहाँ पर गर्भगृह रहता है, इसमें भी यहाँ पर गर्भगृह रहता है, ये कलश रहता है दोनों जगह।
तो ये हम बोलेंगे तो ये जो शेप है ये पूरा नागर शैली पर निर्मित हुआ मंदिर है। फिर से अगर हम इसमें बात करें तो नागर शैली में हम देखेंगे तो नागर शैली में क्या रहता है, जो शिखर रहता है वो मधुमक्खी की पेटिका के आकार का शिखर होता है, जिसको हम गुंबद आकार भी बोल सकते हैं। ये जो शिखर होता है इसको हम बोल सकते हैं गुंबद आकार। गुंबद आकार, गुंबद आकार का शिखर होता है। इसके बाद उसके नीचे एक वर्गाकार ग्रिड पद्धति पर आधारित ये पोषण होता है। उसके नीचे अंदर ये गर्भगृह होता है जहां पर मूर्ति विराजमान रहती है। खजुराहो के मंदिर में आपने देखा होगा, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मंदिर बनाया गया है, एक बड़ा मंदिर, उसके बाद एक छोटा मंदिर, उसके बाद एक छोटा मंदिर। तो ये हमारा नागर शैली का मंदिर है। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे तो देखेंगे, अगर हम वनडे को एग्जाम देखते हैं तो किसी न किसी शिफ्ट में खजुराहो से क्वेश्चन पूछा ही गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि खजुराहो का मंदिर कब बना, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, किन शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, या फिर खजुराहो के मंदिर किस जिले के अंतर्गत आते हैं। या हम बात करें कि खजुराहो के मंदिर के बारे में ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से धर्म के मंदिर हैं। तो देखिए, निर्माण 11वीं सदी ईसा पूर्व, किसने करवाया, चंदेल शासकों ने। इसके बाद अगर हम देखें कहाँ है, तो ये छतरपुर में, छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो के मंदिर आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखें मंदिर, तो मंदिर जैन एवं बौद्ध, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर यहाँ पर मिलेंगे। जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर हमको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर कितने मंदिर हैं, तो यहाँ पर 85 मंदिर थे, 85 मंदिर थे, जिसमें से अब वर्तमान में 20 मंदिर यहाँ पर सुरक्षित हैं, या कहा जाए तो 20 मंदिर का अस्तित्व अभी है खजुराहो में। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यहाँ के मंदिरों को दिशा के आधार पर बांटा गया है कि पश्चिम समूह के मंदिर कौन से हैं, दक्षिण समूह के मंदिर कौन से हैं और पूर्व समूह के मंदिर कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 दिशाओं में मंदिर बनाए गए हैं, जबकि उत्तर दिशा में कोई भी मंदिर नहीं बना है। तो हम अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा प्रमुख मंदिर है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव, जो कि वहां का मुख्य मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, या चित्रगुप्त मंदिर के बाद हम देखें 64 योगिनी, ये सारे जो मंदिर हैं ये पश्चिम समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम दक्षिण समूह में देखें तो यहाँ पर आता है हमारा चतुर्भुज मंदिर, और यहाँ पर देखें तो आता है पार्श्वनाथ और आदिनाथ। और चतुर्भुज मंदिर के अलावा यहाँ पर आता है दूल्हा देव का मंदिर। तो इस तरीके से जो 20 मंदिर जो अभी अस्तित्व में हैं, उनको दिशा के आधार पर 3 दिशाओं में बांटा गया है। पश्चिम समूह में कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। और अगर हम पूर्व की बात करें तो पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर और दूल्हा देव मंदिर। इस तरीके से 3 दिशाओं में मंदिरों को बांटा गया है। अब अगर हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि खजुराहो के बारे में हमने डिटेल में थोड़ा देख लिया है। जब हम मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे उसमें हम खजुराहो में बात करेंगे कि ये मंदिर जो है सारे किसने बनवाए हैं, क्या विशेषता है,
और कौन से देवता है, क्या है, सब कुछ इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन में। इसके बाद हम देख लेते हैं स्थापत्य कला में आगे। खजुराहो के अलावा हमारे एक और मंदिर आता है चतुर्भुज मंदिर, जो कि ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। अब एक कंफ्यूजिंग होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चतुर्भुज मंदिर कहां पर है। तो अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में तो चतुर्भुज मंदिर हमको 3 जगह देखने को मिलता है। एक चतुर्भुज मंदिर हमको देखने को मिलता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं खजुराहो में। इसके बाद एक चतुर्भुज मंदिर हमने देखा अभी, ये ओरछा निवाड़ी में है। और एक चतुर्भुज मंदिर हम देखेंगे जो कि ग्वालियर में है। तो हमको ये देखना है कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमको ये देखना है कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपको ओरछा दिया जाएगा, या आपको खजुराहो दिया जाएगा, या फिर आपको ग्वालियर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद ये देखें तो चतुर्भुज मंदिर में हम विशेषता देखें स्थापत्य कला की, तो ये मंदिर जो है ये भी नागर शैली में निर्मित है। और यहाँ की विशेषता देखें तो यहाँ पर राम को 4 भुजाओं के रूप में, या कहें कि विष्णु स्वरूप में दिखाया गया है। चतुर्भुज मंदिर जो ओरछा में है वह भी नागर शैली में निर्मित है। और इस राम की मूर्ति को यहाँ पर 4 भुजाओं के रूप में या फिर विष्णु के स्वरूप में दिखाया गया है। ये यहाँ की विशेषता हो जाएगी। और बाह्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। बाह्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। वैसे भी नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो मंदिर का बाह्य सौंदर्य है उस पर ध्यान बहुत दिया गया है। क्योंकि अगर हम देखें खजुराहो के मंदिर जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और उसकी आकृति या उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बाहरी जो सौंदर्य है वो काफी आकर्षित करता है। इसके बाद चतुर्भुज मंदिर हो गया। चतुर्भुज मंदिर के बाद हम बात करेंगे तो अगला है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि मंदसौर में। पशुपतिनाथ मंदसौर में। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो शिवना नदी के किनारे, और जो है शिव जी की मूर्ति यहाँ पर है और शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित है। इसमें शिव जी की अष्टमुखी मूर्ति दिखाई गई है, जो अष्टमुखी मूर्ति काफी आकर्षित करती है। और इस पर भी बाह्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये हमारे 3 मंदिर हो गए, खजुराहो के मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा निवाड़ी, इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। यह दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग या फिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो ये जो यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो दक्षिण मुखी है, और यह जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक। अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन हो गया। इस पर भी अगर हम बात करें तो वही नागर शैली में निर्मित है। सारे मंदिर जो मध्य प्रदेश के अधिकतर मंदिर किसी में नागर शैली के साथ द्रविड़ शैली का मिश्रण मिलता है, जबकि अधिकतर मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित है।
इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के बाद हम बात करें तो विष्णु मंदिर, ये रहेगा हमारा देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। जो विष्णु मंदिर है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इसको बोला जाता है दशावतार मंदिर। विष्णु का दशावतार मंदिर, क्योंकि यहाँ पर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों को दिखाया गया है। तो ये विष्णु मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और यह इसकी विशेषता याद रखना है, गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन नागर शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, तो हमने अभी बात की कि जो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला है उसमें हमने देखा स्थापत्य कला में अगर मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो मंदिर स्थापत्य कला में हमने सबसे पहले बात की खजुराहो पर। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। हमने बात की कब निर्माण हुआ, किस तरीके के मंदिर हैं। इसके बाद हमने बात की चतुर्भुज मंदिर जो कि ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत है। इसके बाद हमने देखा कि महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा विष्णु मंदिर, विष्णु का दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से बहुत सारे मंदिर है। अगर हम सारे मंदिर बात करेंगे तो बहुत मंदिर है, तो हमको जो मुख्य मुख्य मंदिर है उस पर बात करनी थी, तो हमने देख ली। इसके बाद अब हम आते हैं, हाँ एक और, अगर हम ग्वालियर में बात करें तो ग्वालियर में बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे हम देखें तो ग्वालियर में हमने अभी बात की थी चतुर्भुज मंदिर, सास बहू का मंदिर जिसको सहस्त्र बाहु का मंदिर भी बोला जाता है, तेली का मंदिर। तो इस तरीके से इनमें भी हमको नागर शैली का विशेष स्वरूप देखने को मिलता है। ये होगी हमारी मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर स्थापत्य कला के बाद अगर हम बात करें तो अब आता है स्तूप स्थापत्य कला। स्तूप स्थापत्य कला में हम देखेंगे तो एक तो प्रचलित है, सभी ने सुना है, सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसका स्वरूप क्या है, सांची स्तूप। सांची स्तूप अगर हम देखेंगे तो ये कहां पर है, तो ये सबसे पहले देखें तो ये रायसेन में, रायसेन जिले में स्थित है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे तो ये कब बना, ये 3री सदी ईसा पूर्व में